आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोचिंग सेंटर्स के लिए ये रेगुलेशंस लगाए गए, स्पेशली जो ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स हैं, तो बहुत ध्यान से सुने और बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोचिंग्स के लिए भाई स्कूलों के लिए निकालो, सबसे जरूरी है स्कूल्स को रेगुलेट करो, तगड़े टैक्सेस लगाओ। प्राइवेट स्कूल्स का रेगुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बात करते हैं इसकी। तो जो गाइडलाइंस निकाले मैं आपको पूरी गाइडलाइंस ही दिखा दूंगा फिलहाल। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो हमारा शानदार कोर्स है, सिर्फ 250 रुपए का भी हमने आज के लिए सिर्फ सेल निकाली है। तो जो बच्चे इंटरेस्टेड है, बहुत बच्चे बोल रहे थे सर कब इस पे सेल आएगी, तो 24 लेक्चर्स, 50 किताबों का रिव्यू, 1.5 से 2 घंटे रिकॉर्डेड लेक्चर्स है। तुरंत आपको ये लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो सबसे पहले जो सुसाइड्स बढ़ते जा रहे हैं आपको पता ही है, तो इसी वजह से ही जो मतलब काफी ऐसे फायर इंसिडेंट हमने देखे हैं एक ऑफलाइन कोचिंग में कि बच्चे जो है वो बिल्डिंग से कूद रहे हैं। कोटा में हमने देखा कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स, देखिए भले ही सुसाइड ना हो रहे हैं ये भी, लेकिन दोस्तों जो मेंटल प्रेशर पड़ रहा है ना बच्चों पे, वो बहुत ही ज्यादा है और बहुत ही पागल कर देने वाला है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जब हम मूवी देखने जाते हैं तो हम इंटरेस्टेड रहते हैं, हमको मजा आता है। लेकिन जब हम ज्यादातर जो पढ़ने जब हम जाते हैं या कोई संस्था पे जाते हैं, हर संस्था की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ, तो हमको मजा नहीं आता है। कहीं ना कहीं हमको वो एक बर्डन सा फील होता है ना। तो सबसे पहले तो ये बर्डन हटाना है आपको। पढ़ाई ना एकदम लगनी चाहिए कि मजा आ गया भाई। मुझे याद है कि जब मैं बीएससी में था तो सारे टीचर्स महा बकवास पढ़ाते थे, बहुत ही बकवास, कोई आता था कोई नहीं आता था। और मुझे बोलता था कैसा काहे प्रोफेसर कैसे बन गए हैं ये, जिनको पढ़ाना नहीं आता है। आते थे बस लिखवाते थे चले जाते थे, फ्री का पैसा को उठा रहे। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे टीचर्स के हाल है ना। बस आना, समझाना नहीं, लिखना, चले जाना। फिर उसके बाद एक हमारे यहां टीचर आए, उन्होंने हम लोगों को पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उसके बाद अगले दिन उनकी क्लास में पीछे तक भीड़ होने लगी। मतलब आप ये समझिए कि जगह नहीं बचती थी। हम लोग इंतजार करते थे कि कब सर ऐसे। तो हम लोग जाते थे बीएससी में, जाते थे क्रिकेट खेलते थे, वापस आ जाते थे, यही होता था। एग्जाम आता था, खैर एग्जाम में पढ़ाई, खैर मतलब मैं तो पढ़ता ही था, काफी खुद से भी पढ़ता ही था, बट वही बता रहे कि बस वो लास्ट टाइम एग्जाम में पढ़ लिया और कंसेप्ट उतने क्लियर नहीं हुए। कंसेप्ट बेसिकली मेरे तो क्लियर हुए एमएससी में, है ना। तो अब हुआ क्या कि यही होता था, लेकिन जब वो टीचर आते थे ना तो पीछे तक मतलब जगह नहीं बचती थी। तो ऐसा होना चाहिए टीचिंग स्टाइल कि मजा आ जाए, मतलब बच्चे जो है ना वो जाएं। तो अब अगर वो नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पढ़ाई एक बर्डन लगेगी आपको। बिल्कुल भी कई बार ऐसा होता है कि पढ़ने का मन नहीं करता, हमारा इंटरेस्ट कहीं कुछ और होता है, फ्लो स्टेट नहीं आ पाती है, इंटरेस्ट कहीं कुछ और होता है, हम कर कुछ और रहे होते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है। तो सरकार ने इन सारी चीजों को, जो स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है और दिक्कतें बहुत ज्यादा है, तो इनको लेकर गाइडलाइंस जो है वो जारी की है। और आप देखिए कि कंसिडरिंग, ये स्पेशली उन्होंने लिखा है कि कंसिडरिंग दैट रेगुलेशन +2 एजुकेशन इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ स्टेट यूटी गवर्नमेंट। तो याद रखिएगा कि जो +2 12th तक की एजुकेशन है वो किसकी, यहां पे स्टेट हो गई, यूनियन टेरिटरी, इन सब की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी। ये देख सकते हैं आईआईटी, एनआईटीज और आईआईएम में जो सुसाइड हुए वो कितने ज्यादा हैं। ठीक है ना, तो सुसाइड अच्छे खासे रिपोर्ट किए गए हैं। और इतने बच्चे, एक भी बच्चा अगर सुसाइड कर रहा है तो वो एक फेलियर है, आप समझ सकते हैं। मतलब वो समाज का फेलियर है, कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं समाज फेल हो चुका है, स्कूल्स फेल हो चुके हैं कि हम उस बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए। तो कहीं ना कहीं अगर एक बच्चा सुसाइड कर रहा है तो वो बहुत बड़ा फेलियर है हमारा। तो ये चीज है। तो 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, तो ये आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ कोचिंग स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड कर रहे हैं वो लगातार बढ़ते ही गए हैं। कोटा में भी आप देख सकते हैं। तो अब हम सीधा गाइडलाइंस पे ही आते हैं। ओके, तो गाइडलाइंस की बात करें तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि कोचिंग सेक्टर को रेगुलेट करें, क्योंकि कई बार कोचिंग सेक्टर जो है ना बहुत बेवकूफ बनाते हैं। अभी आपने देखा कि सरकार ने काफी अच्छा खासा जुर्माना लगाया। भाई जो है वो बताओ, सिंपल सी बात है। तो इसमें रेगुलेशन का नीड क्या है? सबसे पहले तो फ्रेमवर्क दे कोचिंग सेक्टर्स के लिए। मिनिमम स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए कि अगर आप कोचिंग सेंटर चला रहे, कोचिंग बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बिजनेस है। एडटेक कंपनी आप देखोगे ना तो वही यूनिकॉर्न बनी है और वही बनती जा रही है। जो भी कंपनीज एजुकेशन सेक्टर में ना, वो यूनिकॉर्न बहुत तेजी से बन रही है, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज है जो कभी हमेशा उसकी नीड रहेगी और आप जिसको जितना उसको अच्छा कर दोगे उतना बढ़िया है। लेकिन बहुत लोग अब ऑनलाइन सेक्टर में भी बहुत बहुत बेवकूफी हो गई है, बहुत ज्यादा। मुझे याद है कि जब मैंने अपने कोर्सेज एक बड़े यूनिकॉर्न के मालिक हैं उनसे जब डिस्कस किया था तो वो बोले कि इसको तो 1 लाख का रखो। तो फिर मैंने कहा नहीं हम इसको 10,000 का ही रखेंगे। अभी भी जितने मेरे कोर्सेज है 350, 300 जो नॉन एकेडमिक कोर्सेज है, 500, 600 ऐसे ही आते हैं। ठीक है, ताकि हर कोई अफोर्ड कर सके।
तो यहां पे सबसे पहले तो वही कि जो कोचिंग सेंटर्स में बच्चे पढ़ते हैं उनके सेफगार्ड को इंटरेस्ट, मतलब यहां पे जो उनका इंटरेस्ट उनको सेफगार्ड करना, और एक प्रॉपर करियर गाइडेंस, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होता कोचिंग्स में, ये सही नहीं है, ये भी होना चाहिए। तो ये सब देना, ये बेसिकली यहां पे सरकार की मंशा है। तो कंडीशंस क्या है अगर कोई रजिस्ट्रेशन, तो कोचिंग सेंटर ये नहीं करेंगी। क्या नहीं करेंगे? सबसे पहले तो अगर कोई टीचर ग्रेजुएशन से कम है तो उसको एनरोल नहीं करेंगी, यानी कि उसका कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है। बहुत सारे आपने देखा होगा मिसलीडिंग प्रोमिसेस होते हैं, है ना, इतने परसेंटेज, इतने बच्चों ने निकाल लिया। तो ये जो हो रहा है ना, मिसलीडिंग प्रोमिसेस जो है वो नहीं होंगे। उसके बाद 16 साल से कम का बच्चा आप जो है वो नहीं एनरोल करेंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन के। बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनरोल स्टूडेंट बिलो 16 इयर्स ऑफ एज और द स्टूडेंट एनरोलमेंट शुड बी ओनली आफ्टर सेकेंडरी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि 12th के बाद ही आप बच्चे को एनरोल करेंगे, समझ रहे हो, उससे पहले नहीं। तो अब उसके बाद फिर पब्लिश कॉस्ट टू बी पब्लिश टू टेक पार्ट इन द पब्लिकेशन ऑन एनी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, कि भाई मिसलीड नहीं करना है कि कोई ऐसा आप क्लेम कर रहे हैं जो सही ना पाया जाए, तो उसमें भी आपको आपके ऊपर पेनाल्टी जो है वो लगाई जाएगी। उसके बाद स्पेस बहुत ज्यादा जरूरी है। आज की एजुकेशन को मैं बहुत अच्छा नहीं मानता, पुरानी एजुकेशन पे हमको जाना होगा, क्योंकि वो ओपन स्पेस में पढ़ाई होती थी, पेड़ के नीचे हो गई, नदी के पास में, तो वहां मजा भी आता है ना, पढ़ने में बहुत मजा आता है। तो यहां पे मिनिमम स्पेस जो है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर कोई भी अगर किसी की भी आप सर्विसेज मतलब आप अगर रख रहे हो तो देखना पड़ेगा कि वो कॉन्विक्टेड ना हो, यानी कि कोई भी टीचर ऐसा ना हो कि कोई ऑफेंस करके आया हो, कोई क्राइम करके आया हो, ठीक है। साथ ही साथ काउंसलिंग सिस्टम मतलब प्रॉपर होना चाहिए आपका। तो ये सारी चीजें। उसके बाद फिर जो कोचिंग सेंटर्स है वो एक एक इंफॉर्मेशन देंगे, जो भी आप करिकुलम दे रहे हैं, ठीक है, जो भी टीचर्स की क्वालिफिकेशन है, जो टीचर्स आपके पढ़ा रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट पे ड्यूरेशन सब कुछ, एवरीथिंग अबाउट कोई भी आप कोर्स ऑफर कर रहे हैं तो उसमें जो टीचर पढ़ा रहा है, जो कोर्स के बारे में लिखा गया है, जो सब कुछ उसको आपको बताना पड़ेगा, ठीक है ना। फी रिफंड पॉलिसी भी होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर फी रिफंड पॉलिसी, विदाउट रिफंड, जो मतलब अगर इसकी ये पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बच्चे फंस जाते हैं इसमें, है ना। या तो आप लिख दो कि नॉन रिफंडेबल है, या फिर ऐसे अंधेरे में मत रखो। फिर उसके बाद जो कई बार होता है ना, कोर्स के अंदर पैसे चार्ज करने लगते हैं कि इसमें आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इसमें आपको कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है। अब हमारे यहां क्या होता है, जैसे कई बार बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम, अब हालांकि गलती बच्चों की है, उनका कोर्स एक्सपायर हो जाता है और वो देखते ही नहीं है, और फिर बाद में बोलते सर हमने देखा नहीं, तो तब भी फिर हम बढ़ा देते कि चलो कोई बात नहीं, देखा नहीं, 1-2 महीने से और बढ़ा दे रहे तुम्हारा, कोई बात नहीं। हमारा तो इस तरीके से काम होता है। बट ये कई कोचिंग में होता है कि कोर्स के अंदर आ गए और उसके बाद जो है वो कहते हैं कि नहीं और पैसा देना पड़ेगा, इस चीज के लिए और देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें। और उसके बाद फिर कितने आपके बच्चे स्टूडेंट, जो कितने स्टूडेंट्स हैं वो सक्सीड हुए हैं एग्जाम में, जो भी आप जिसकी भी आप कोचिंग दे रहे हो, तो और बाकी जो भी लॉज रेगुलेशंस हैं उस पे आपको एडहियर करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन को लेके। फीस की अगर बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें जो फीस है वो फेयर होगी, रीजनेबल होगी, ठीक है, उल्टा सीधा आपको चार्ज नहीं करना है, प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रोस्पेक्टस निकालना पड़ेगा, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स को, और सेपरेट फी जैसा कि हमने बताया कोई नहीं होगी। उसी प्रोस्पेक्टस में कोर्स की 1 लाख है तो ऐसा नहीं कि फिर टेस्ट सीरीज दे रहे तो उसकी अलग पड़ेगी, इंटरव्यू दे रहे उसकी अलग पड़ेगी, ऐसा नहीं होगा। ऐसा है तो आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए आप सारी चीजों में। कोर्स में एनरोल होने के बाद आप पैसा एक्स्ट्रा स्टूडेंट से चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हॉस्टल हो गया, क्लासेस हो गया, लेक्चर्स हो गया, एग्जिट पॉलिसी हो गया, फी रिफंड पॉलिसी होगा, ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर आपने जो स्टूडेंट ने पूरे कोर्स का वही फुल पैसा दिया है तो ऐसा नहीं है कि आप जो है एक्स्ट्रा पैसा चार्ज करे। और अगर वो बाहर आना चाहता है मिडिल ऑफ द कोर्स में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट जो है, जो भी उसने फीस डिपॉजिट की है, क्या हमारा ऑफ हो जाता है बीच बीच पे, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद पेनाल्टीज जो है, पेनाल्टीज भी लगेगी। अब आपको बता दूं कि अब पहली बार अगर आप वॉयलेट कर रहे हैं तो 25,000 रुपए, दूसरी बार अगर आप वॉयलेट कर रहे हैं तो 1 लाख रुपए, ठीक है, तीसरी बार तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल कर दिया जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज। और आपको बता दूं कि आपको प्रूफ देना होगा, जैसे अगर मान लीजिए कि आप केस डाल रहे हैं तो आपको प्रूफ देना होगा। और उसके बाद जिस इंसान के ऊपर आप केस डाल रहे हैं उसको अपीयर होना पड़ेगा, रिकॉर्ड्स, और उसके बाद जो भी आपका और फिर कोड ऑफ कंडक्ट अगर बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जितने लोग हैं, जितने बच्चे हैं, आपको क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, हेल्दी टीचर स्टूडेंट रेशियो कितना होना चाहिए वो भी आपको देना पड़ेगा। काउंसलर्स के बारे में आपको बताना चलेगा। 16 साल के नीचे जो है वो बच्चे अपना ही इनरोल करें, उसमें नहीं होगा।
उसके बाद फिर जो डिफिकल्टी है, एग्जाम कैसा होगा, सिलेबस कैसा होगा, वो सब आपको बताना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आपको पूरा चिट्ठा बताना पड़ेगा कोचिंग सेंटर्स को, एवरीथिंग, ठीक है। और उसके बाद एजुकेशनल एनवायरनमेंट कैसा, कल्चरल लिविंग रियलिटीज कैसी है, प्रिपरेशन कैसा, डिफरेंस क्या होता है स्कूल एग्जाम, मतलब एवरीथिंग, ठीक है ना। तो ये चीज, अपार्ट फ्रॉम द ऑप्शन फॉर एडमिशन इन इंजीनियरिंग मेडिकल इंस्टीट्यूशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट द अदर करियर ऑप्शन में बी प्रोवाइडेड टू स्टूडेंट। इंजीनियरिंग और मेडिकल एजुकेशन को छोड़ के बाकी जितने भी करियर ऑप्शन हैं आपको बताना पड़ेगा कि वो क्या क्या कर सकते हैं फ्यूचर में। सिर्फ इंजीनियरिंग और मेडिकल ही नहीं है, बहुत कुछ है बेटा दुनिया में, तो वो सारी चीजें तुम जो है वो कर सकते हो। उसके बाद स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को भी बताना पड़ेगा सारी चीजें कि भैया देखिए आपने एडमिशन लिया है, बट हम ऐसा नहीं है कि इनको करा ही देंगे, 100% कुछ नहीं होगा, और कहां कहां वो हो सकता है, कहां कहां उसका फ्यूचर है। तो ये सब कुछ जो है वो कोचिंग सेंटर्स को करवाना पड़ेगा। पीरियोडिक वर्कशॉप करवाइए, सेंसिटाइजेशन सेशंस करवाइए, ताकि बच्चे जो है, बच्चे का दिमाग जो होता है ना अभी पूरा डेवलप थोड़ी ना है, वो तो बेचारे जो भी देखेंगे उसी में ढल जाएंगे। तो ये जिम्मेदारी है संस्थाओं की, कोचिंग का, पढ़ाई का। अगर इसमें पैसा आ गया तो वो करप्शन भयानक तरीके से होता है, तो इसीलिए ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें कोचिंग्स के बारे में, कोचिंग सेंटर्स के बारे में पूरी गाइडलाइंस जो है वो सरकार ने निकाली, और ये सही भी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि गाइडलाइंस जो है वो निकाली जानी चाहिए थी। बाकी आप हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट को उसको जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।